Hello, students. I am Afsana, your mentor, and today we are going to discuss media's influence in Indian foreign policy making. So, let's start. Media's influence in IFP or Indian foreign policy making. Media involves various instrumentalities. These are basically of three types. Number one is print media, and the examples of print medias are newspaper, magazines, etc. The second one is electronic media, and radio and televisions are the examples of electronic media. And the last third one, the most famous and emerging segment of media is the internet. And we the people are using internet more and more than any other instrument of media. It is becoming famous nowadays. Not becoming, but has become so famous nowadays. We all know about internet. So, media plays a role in highlighting the issues that need attention of policy makers. मीडिया पॉलिसी मेकर्स के अटेंशंस को ग्रैब करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कौन से इश्यूज के ऊपर पॉलिसी बनाना पॉलिसी मेकर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को बताने के लिए मीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मीडिया ऑल्सो कैरी द पॉलिसी डिसीजंस ऑफ पॉलिसी मेकर्स टू द पीपल विद देयर ओन कमेंट्री. तो मीडिया अपने कमेंट्री से किसी भी पॉलिसी के ऊपर अपना डिसीजन देता है उस पॉलिसी को लेकर कि वो पॉलिसी सही है या गलत है या किस हद तक सही है. फर्स्ट और सबसे ओल्डेस्ट मीडिया प्रिंट मीडिया के बारे में हम पढ़ेंगे. इसमें न्यूज़पेपर सबसे ओल्डेस्ट मीडिया का एग्जाम्पल है. Policy makers do read newspapers and try to understand issues. जितने भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं हमारे कंट्री के या किसी भी दूसरे कंट्री के, वो न्यूज़पेपर को पढ़कर इशू को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे अभी इम्पॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर पॉलिसीज बननी ज़रूरी है. न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स एंड द आर्टिकल्स published in the newspapers do have influence in the policy making process. तो क्योंकि पॉलिसी मेकर्स न्यूज़पेपर्स को पढ़कर इश्यूज के बारे में सोचते हैं कि कौन से मुद्दे अभी पॉलिसी मेकिंग के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए न्यूज़पेपर के जो भी एडिटोरियल्स होते हैं, जो भी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर में, वो सभी पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है. Many newspapers are owned by certain business houses. Their management and editorial officials have links with one or other political parties. तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बहुत सारे बिजनेस हाउसेस के अंडर में होते हैं. बिजनेस हाउसेस का कब्जा होता है इन न्यूज़पेपर्स के ऊपर, और इन न्यूज़पेपर के जो भी मैनेजमेंट होते हैं या एडिटोरियल्स ऑफिशियल्स होते हैं जो कि न्यूज़ एडिटिंग का काम करते हैं, उनके लिंकेजेस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ. तो इनके ज़रिए ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आइडियाज़ को, अपने पॉलिसी को इस तरह से न्यूज़ के ज़रिए दिखाती है जिससे कि उसे पढ़ने वाले पर इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़े. तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती है तो वो अपने इन एडिटोरियल्स जिनके ऊपर इनका कब्जा है, जिनके साथ इनके लिंकेजेस है, उनसे कहवा कर जिस भी चीज़ को हाईलाइट करना चाहती है या अपने जनता को अच्छा दिखाना चाहती है या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बुराइयां दिखाना चाहती है, तो उसे भी न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा सकते हैं ये लोग, ताकि इनको पढ़ने के बाद जो इनको पढ़ने वाले लोग हैं उन पर वैसा ही असर पड़े जैसा कि वो लोग चाहते हैं.
Certain papers and journals often express subjective views at the cost of objectivity. This may color the thinking of policymakers and parliamentarians. So, students, subjective views means any idea that is not based on truth or fact, means it's their own interpretation on any incident. So, subjective views are basically their own ideas or thought, and certain journals or papers often do this. What they do, they only express the subjective views at the cost of objectivity. मीन्स कुछ जर्नल्स या पेपर्स जो भी लिखते हैं या कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फीलिंग्स और अपने थॉट प्रोसेस को इंटरप्रेट करते हैं अपनी ऑडियंसेस के सामने। उनके पास इसके लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं होता है, कोई भी फैक्ट नहीं होता है, और वो कोई भी ट्रू फैक्टर्स या किसी भी फैक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं। वो उनके ओन थॉट होते हैं, उनकी ओन फीलिंग्स होती है किसी भी पॉलिसी या किसी भी चीज़ को लेकर, और वो उसी चीज़ को अपनी ऑडियंसेस को बिना किसी फैक्ट के बताते जाते हैं। इससे क्या होता है कि पॉलिसी मेकर्स और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए इन्हीं सभी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, और जो उन्हें ये सारी चीज़ें बता रहे हैं उनके पास खुद ही कोई ट्रूथ फैक्टर या कोई भी सबूत नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है अपनी बात को लेकर। तो इसकी वजह से जाने अनजाने में वो लोग पॉलिसी मेकर्स को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। एंड व्हाई दैट हैपेंस? इट हैपेंस बिकॉज मीडिया हैज़ लिमिटेड इन्फ्लुएंस as it has limited access to the information. So it cannot develop an alternate viewpoint on a policy issue. तो यहाँ क्या होता है कि मीडिया ऐसे सारी चीज़ें इसलिए करती है क्योंकि उनके पास खुद ही सोर्सेस कम होते हैं, उनके पास लिमिटेड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशंस होते हैं, जिनकी वजह से वो लोग किसी भी पॉलिसी के जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर अपने व्यू पॉइंट को अलग तरीके से नहीं दिखा पाती हैं। वो बल्कि क्या करती हैं, ऑब्जेक्टिविटी के कॉस्ट पर अपने सब्जेक्टिव व्यूज अपने ऑडियंसेस को बताती है। Thus, it prefers to follow the lead given by the policy makers, at the most by reacting to it either in support or oppose it. तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग ये जो न्यूज़ देते हैं उन चीज़ों पर रिएक्ट करना शुरू करते हैं। वो समझना नहीं चाहते कि वो लोग क्या बता रहे हैं, बल्कि वो लोग रिएक्ट करते हैं या तो उनके सपोर्ट में या उसे अपोज करते हैं। इसी तरह से पॉलिसी मेकर्स के भी इसी तरह के दो रिएक्शंस होते हैं, आइदर इन सपोर्ट और अपोजिट। इसका एक एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिला जब इंदिरा गांधी जिंदा थी। उन्होंने एक एंटी यूएस स्टैंड लिया था बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को लेकर। क्यों लिया था उन्होंने? क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि नेहरू गांधी के डायनेस्टिक रूल के टाइम में एक बहुत ही अच्छा प्री एस्टैब्लिश्ड न्यूज़पेपर था, उसने सजेस्ट नहीं किया था द नीड टू इम्प्रूव इंडिया यूएस रिलेशंस। उसने सजेस्ट किया था कि ये ज़रूरत नहीं है इंडिया को यूएस के साथ कोई भी तरह का रिलेशनशिप डेवलप करने का। लेकिन जब राजीव गांधी पावर में आए तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ थोड़ा बायास थे। तो क्योंकि वो थोड़ा बायास थे, इन न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने क्विकली अपना सजेशन चेंज कर दिया और उनको अब इंडिया और
यूएस के बीच एक रिलेशन को डेवलप करने की नीड दिखने लगी। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से इंदिरा गांधी इन्फ्लुएंस हुई द टाइम्स ऑफ इंडिया के ज़रिए, क्योंकि उनको लगता था, द टाइम्स ऑफ इंडिया को लगता था कि इंडो यूएस रिलेशंस को अच्छा करना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। उनके इन्फ्लुएंस की वजह से इंदिरा गांधी ने एंटी यूएस स्टैंड लिया बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में। तो इस तरह से इस न्यूज़पेपर ने एक पॉलिसी मेकर की पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया। और दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से राजीव गांधी जब पावर में आए और उनके वेस्टर्न बायास होने की वजह से उस न्यूज़पेपर ने अपने सजेशन चेंज कर दिए। तो यहाँ वो पॉलिसी मेकर की वजह से ये मीडिया इन्फ्लुएंस हो गई। तो दोनों ही एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि प्रेस का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है किसी गवर्नमेंट के ऊपर, उसके पॉलिसी मेकिंग में, उसके फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में। अब कोई प्रेस अगर चाहे तो किसी क्राइसिस वाली सिचुएशन को भी क्रिएट करने की ताकत रखती है, यानी वो ऐसे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है कि वो ऐसे फॉरेन पॉलिसीज बनाए जिससे कि क्राइसिस क्रिएट हो। इसका एक एग्जाम्पल हम सोवियत यूनियन का देख सकते हैं। जैसा कि सोवियत यूनियन ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया था हंगरी में 1956 में, चेकोस्लोवाकिया में 1968 में और अफगानिस्तान में 1979 में। ये सारे मिलिट्री इंटरवेंशन किसी न किसी तरह से प्रेस के द्वारा भड़काए गए थे, गवर्नमेंट को ऐसे डिसीजंस लेने में जिससे कि ऐसे क्राइसिस के सिचुएशन क्रिएट हो सके। वहीं जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो इंदिरा गांधी, जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया। इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस वक्त की मीडिया ने इस तरह से भड़काऊ बातें कही थी सोवियत यूनियन के इस मिलिट्री इंटरवेंशन को लेकर, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी के पॉलिसी मेकिंग में ऐसा डिसीजन आया कि उन्होंने प्राइवेटली सोवियत लीडरशिप को अफगानिस्तान से हटने को कहा और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में उनका प्रेजेंस इंडिया के लिए अनएक्सेप्टेबल है। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से मीडिया गवर्नमेंट्स की पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। In recent times, media has become bolder than ever before. तो आजकल की मीडिया पहले से कई गुना ज़्यादा बोल्ड हो गई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक नया जर्नलिज्म शुरू किया था, जहाँ की न्यूज़ उन लोगों ने इस तरह से अपने एक ओपिनियन के साथ देना शुरू कर दिया था, wherein news is provided with instant opinions of the editor. जो भी इन न्यूज़ को एडिट करते थे वो अपने कुछ इंस्टेंट ओपिनियंस भी इसके साथ दिया करते थे, जिससे कि जो भी न्यूज़ को रीड करते थे उन्हें एक सब्जेक्टिव व्यू मिलता था, जिससे कि इसे पढ़ने वालों पर इसका असर होता था और उन लोगों को एक न्यूज़ चैनल का एक नज़रिया भी मिल जाता था। जैसे कि आफ्टर द न्यूज़ आइटम इन्फॉर्मिंग ऑफ इंडिया बाइंग सर्टेन डिफेंस आइटम्स फ्रॉम रशिया, इट कमेंटेड द एक्विजिशन ऑफ द submarines and strategic bombers will complete India's nuclear triad. However, this will also make it vital that we exercise even greater restraint vis-a-vis this awesome power.
तो यहाँ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि न्यूज़ बताने के साथ ही वो लोग कुछ अपना एक कमेंट भी दे देते थे न्यूज़ के साथ। जैसे कि न्यूज़ होती थी कि इंडिया रशिया से डिफेंस के कुछ आइटम्स परचेज कर रहा है, तो वो लोग न्यूज़ को थोड़ा और भड़काऊ बनाने के लिए उसके साथ वो ऐड किया करते थे कि एक्विजिशन ऑफ द सबमरीन्स एंड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स विल कंप्लीट इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड। तो इस तरह से इस न्यूज़ को पढ़ने वालों के दिमाग में एक तरह का ओपिनियन जो कि वो न्यूज़ चैनल देना चाहती है, जो वो न्यूज़पेपर देना चाहती है, वो उनके दिमाग में बैठ जाता था और वो उनके हिसाब से ही चीज़ों को देखना शुरू कर देते थे। कौन? इस न्यूज़पेपर्स को पढ़ने वाले रीडर्स। हमारा सेकंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसा कि हम जानते हैं रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा चीज़ें आती हैं। इट इज़ ग्रोइंग इन इट्स इन्फ्लुएंस इन द IFP मेकिंग। IFP यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। ये रेडियो, टेलीविजन इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जिस वक्त इंटरनेट नहीं थी तब यही न्यूज़पेपर के बाद यही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मीडिया के सोर्सेस थे। और उस वक्त की जनता लिटरली 50% से भी कम लिटरेट थी, यानी उस वक्त की लिटरेसी रेट 50% से भी लेस थी। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि रेडियो, टेलीविजन उस वक्त एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते थे। With the liberalization of media policy and introduction of private channels in TV, electronic media not only provides foreign affairs related news but also bring to the listeners various points of views, including foreigners' views who are involved in the decision as a second party to the news. तो जैसे जैसे मीडिया लिबरल हुई, यानी जैसे मीडिया आज़ाद हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई इस दुनिया में और बहुत से प्राइवेट टीवी चैनल्स आए और उन लोगों ने कई तरह से फॉरेन अफेयर्स में अपना इन्फ्लुएंस दिया। उन लोगों ने फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ दिखाए। उन्होंने यहाँ तक कि लोगों को ये भी दिखाया कि लोगों का नज़रिया क्या है उन पॉलिसीज़ को लेकर, या फॉरेन कंट्रीज़ में कैसी पॉलिसीज़ बन रही हैं और उनका उन पॉलिसीज़ को लेकर अदर कंट्रीज़ का क्या सोचना है। तो इस तरह से मीडिया का जो एस्पेक्ट है वो और भी ज़्यादा ब्रॉड हो गया और टीवी और रेडियो के इंट्रोडक्शन की वजह से मीडिया ज़्यादा लिबरलाइज हुई। Internet is becoming largest source of information and news to alternative public। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद जो सबसे ज़्यादा आज की दुनिया में जाना जाने वाला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज़ है वो है इंटरनेट। क्योंकि आजकल सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं और उनमें इंटरनेट होता ही है, तो इंटरनेट के ज़रिए लोग कहीं से भी कोई भी न्यूज़ आसानी से पता कर लेते हैं। किसकी क्या व्यूज़ है, किसके क्या ओपिनियंस है, ये हमें आसानी से मालूम हो जाती है। तो प्रिंट मीडिया सबसे पुरानी थी, उसके बाद आई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके बाद आजकल इंटरनेट आ गया है और ये सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब एंड में कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं कि प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स लाइक सर्टेन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स कन्वे न्यूज़ एंड व्यूज़ दैट मे क्रिएट prejudices. Policymakers, however objective and impartial,
they maybe cannot help sometimes getting influenced by the media reporting. प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स जैसे कि जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स अपने न्यूज़ देते हैं और न्यूज़ के साथ कुछ अपने ओपिनियन और व्यूज़ भी देते हैं अपनी ऑडियंसेस को, जिसकी वजह से अंधविश्वास क्रिएट होता है। बहुत से गलत ओपिनियंस क्रिएट हो जाते हैं उनके ऑडियंसेस के मन में। उनकी ऑडियंस या तो उनके फेवर में हो जाती है या उनके अगेंस्ट हो जाती है उन न्यूज़ के, उन पॉलिसीज़ के जो कि वो न्यूज़ चैनल दिखाते हैं अपनी ऑडियंसेस को। पॉलिसी मेकर्स हो सकता है कितने भी ऑब्जेक्टिव हों, बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर समझकर अपनी पॉलिसी मेकिंग कर रहे हों और बहुत ही ज़्यादा इम्पार्शियल रहना चाहते हो, किसी के साथ वो बायास नहीं होना चाहते हो, लेकिन फिर भी कभी कभी इन मीडिया और रिपोर्टिंग मीडियाज़ का इन्फ्लुएंस इन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो ही जाता है और वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं अपनी पॉलिसी मेकिंग के टाइम में। So, hope you would like this video. If yes, then please give a thumbs up to this video and subscribe to this channel for more videos like this. Thank you.